हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं ये क्लास 10th का साइंस का पहला सेट है, जो कि आप लोग देखेंगे। इस साइंस में आपके टोटल बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के इन तीनों पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर जो होते हैं वो स्कूल से मिलते हैं। तो स्कूल पर जो 30 नंबर मिलता है वो तो आपका फिक्स नहीं है कि 30 में 30 मिलेगा कि 28 मिलेगा कि कितना मिलेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो 70 नंबर हैं ये आपके हाथ में है। यदि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर ले जाते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन, और इसीलिए प्रीवियस ईयर हम लोग बता रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें आपको अनुभव हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ है, कौन क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट है। और ये हम गारंटी दे रहे हैं कि यदि आप लोग प्रीवियस ईयर का 2025 का हुआ, 2024 का भी हुआ, यदि आप सेट कर जाते हैं पूरे अच्छे तरीके से, तो लगभग 85 से 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 85 से 90% वही क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। और इसमें देखिए फायदा क्या मिलेगा, जो अनसाल पेपर हम लोग सॉल्व कराएंगे उसमें ये फायदा मिलता है कि जो जितने नंबर से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे जितने लायक क्वेश्चन है उतना वर्ड आपको लिखना होगा। और कैसे लिखना है इस सेट में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, कोई नंबर है, रिएक्शन को कैसे करना है। ठीक है, तो जो भी सेट है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दी है कि जो आप लोग ओमार भरेंगे उसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 20, और 20 ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छी तरीके से, 20 क्वेश्चन इतना आसान होता है ना कि कोई भी लड़का यदि अच्छे से पढ़ा होगा वो कर जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आता हुआ ओमार में गलत भरते हैं, बी की बजाय ऐसे ही भर देते हैं। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि कौन सा गोला करना है, ABCD। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने इस पहले सेट पर, और इस पहले सेट को एक बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे और इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किसी बिंब मिस होता है वस्तु। पहले देखिए, बिंब जब फिजिक्स में आता है बिंब बने वस्तु होता है, ये ध्यान दीजिएगा, बिंब बने वस्तु। कह रहा है किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए, प्रतिबिंब आभासी बनता है तो सीधा बनता है, आभासी बना है, सीधा बना है, और वस्तु से बहुत बड़ा बना है। वस्तु से क्या बना है? बड़ा। तो आप लोग को यदि पता होगा, पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण का 6 कंडीशन होता है। अवतल दर्पण में मात्र 6 कंडीशन होते हैं और उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होता है। तो अवतल दर्पण का जो 6वां कंडीशन होता है, जो 6वां कंडीशन होता है, आप लोग जानते होंगे। ऐसे देखिए, यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे अवतल दर्पण का। ये देखिए, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसमें जो पालिशदार तल है वो देख रहे होंगे, बाहर तरफ क्या है? उभरा हुआ है। ये इसका मुख्य अक्ष होता है, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे आपका होता है ध्रुव, जिसे P कहते हैं, ध्रुव। यहाँ पे आपका होता है फोकस, यहाँ आपका होता है वक्रता केंद्र C। अब वस्तु को कहाँ रखना है? मेन बात ये देखिए, वस्तु को आपको रखना है यहाँ पे, वस्तु यहाँ रखना है ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस के बीच में 2 प्रकाश किरणें भेजेंगे। 2 कितने? 2। जब 2 प्रकाश किरणें भेजते हैं, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और वो जब दर्पण पर टकराती है तो टकराने के बाद वो फोकस होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से, ऐसे पीछे जाएगी। लेकिन जब इसको हम लोग डाट करके आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे आगे बढ़ाएंगे, डाट करके क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं ऐसे। दूसरा प्रकाश किरण हम भेजते हैं किससे? ध्रुव से भी भेज सकते हैं। देखिए, दूसरा आप भेज सकते हैं इस ध्रुव P से भेज सकते हैं, या वक्रता केंद्र C से भेज सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्रुव से भेजते हैं। जब ध्रुव से भेजते हैं तो ये जब ध्रुव पर टकराता है तो जितनी डिग्री कोण पर टकराता है उतनी डिग्री कोण से क्या होता है? ये वापस ऐसे चला आता है, ऐसे जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं? पीछे की तरफ ले जाकर बढ़ा देते हैं। इसको भी हम लोग लेके जाएंगे और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब ये पीछे की तरफ जाएगा ऐसे, तो जहाँ भी मिलेगा, जहाँ भी मिलता है वहीं पर वस्तु का क्या बनता है? ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। ये चीज आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे और इसका आंसर समझिएगा। आप देखिए, वस्तु को कहाँ रखा गया है? फोकस और ध्रुव के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा। कैसा बना है? सीधा बना है। जब सीधा बनता है तब आभासी बनता है। जब सीधा बनेगा तब आभासी बनेगा। सीधा बना है, आभासी बना है, और वस्तु से बड़ा बना है। और इसका दैनिक जीवन में उपयोग भी है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। दैनिक जीवन में सैलूनों में, जो सैलून होते हैं, सैलूनों में जो कुर्सी लगाया जाता है, जिसमें बाल कटवाने वाला जो सैलून होता है, या जो भी हो, सैलूनों में जो कुर्सी लगवाया जाता है, यहाँ पे कुर्सी लगता है फोकस और ध्रुव के बीच में। कुर्सी यहाँ लगा होता है कि इंसान यहाँ बैठे और उसका बाल और चेहरा बड़ा बड़ा दिखाई दे।
तो जो आराम से जो बाल काटने वाला होगा उसको भी आसानी होगी, या पार्लर वगैरह भी होता है उसमें भी ये लगाया जाता है, जो भी हो, ठीक है। इसका यूज है दैनिक जीवन में, इसका यूज है, समझ में आ रहा है। और कहाँ लगा है कुर्सी, आप देख सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसका जो आंसर होगा देख सकते हैं, यहाँ देखिए दर्पण के ध्रुव, ध्रुव माने पी, अब मुख्य फोकस माने एफ के बीच में, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। और आपको समझ में भी आया होगा कि वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। कंडीशन नंबर 6, और याद करके जाइएगा बोर्ड में, कंडीशन 6, कंडीशन 5 कोई भी पूछ सकता है, ये थोड़ी ना अब इसमें पहले सेट में 6वां पूछ दिया है, तो शायद ये तो अवतल के लिए पूछा है, उत्तल के लिए भी पूछ सकता है। ठीक, चलते हैं हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। अभी ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं हम लोग कि ये समझने लायक है। और दैनिक जीवन में यदि आपका 10 में, अभी तो 10 में है, आप 11 में जाइए, 12 में जाइए, कभी भी जाइए, हमेशा ये क्वेश्चन काम आएगा, हमेशा। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक दर्पण है, गोली दर्पण है, जिसका पतली गोली लेंस भी है, दर्पण भी है। कह रहा है लेंस भी दर्पण भी दोनों लीजिए, उसकी फोकस दूरियां निगेटिव है। सबसे मेन चीज फोकस दूरियां निगेटिव है। तो आज से आप याद रखिएगा, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, अवतल लेंस या अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। दैनिक जीवन में हमेशा याद रखिएगा, अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, हमेशा याद रखिएगा। और इसके साथ एक और चीज याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ये भी आप हमेशा याद रखिएगा। उत्तल लेंस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव। तो ये वाला ऑप्शन मारेंगे टिक, और ये बिल्कुल सही है। और चलते हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या बोल रहा है, देखिए ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जो शब्दकोश होते हैं, ठीक है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस लगाना पसंद करेंगे। छोटे अक्षरों को पढ़ना है और बोल दिया है कि आप कौन सा लेंस लगाएंगे, तो याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। तो इसमें जो दिया है वो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी। यदि कभी भी आपका आ जाता है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, तो याद कर लीजिएगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं, 10 सेंटीमीटर का कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। चलते हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए मानव नेत्र में, आप लोग जानते होंगे हमारा जो मानव नेत्र है उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है, याद है, रेटिना पर बनता है। रेटिना 2 टाइप का होता है, शंकु आकार का और दंड आकार का। रेटिना 2 टाइप का होता है, एक शंकु आकार का और एक दंड आकार का। वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र में रेटिना पर बनता है, लेकिन ऑप्शन रेटिना तो दिया नहीं है, आपको रेटिना दिया नहीं है। तो रेटिना जो होता है वो दृढ़ पटल पर होता है। रेटिना कहाँ पर आ जाता है, दृढ़ पटल पर। तो हम लोग देखेंगे दृढ़ पटल तो है ना, तो दृढ़ पटल को मार देंगे ठीक। क्या कर देंगे, दृढ़ पटल। यदि रेटिना दिया रहता है तो रेटिना पर ट्रिक करते हैं, लेकिन बात याद रखिएगा हमारे नेत्र में जो रेटिना होता है वो दृढ़ पटल पर होता है। कहाँ होता है, दृढ़ पटल पर। तो वैसे हमारे आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा दृढ़ पटल। दृढ़ पटल पर क्यों होगा, क्योंकि रेटिना ही दृढ़ पटल पर होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये बात देखिए, कार्निया जो दिया है, कार्निया का उपयोग आप जानते होंगे। दैनिक जीवन में कार्निया का उपयोग क्या होता है, जो नेत्रदान दिया जाता है, नेत्रदान नहीं कहते हैं नेत्र हम दान कर दिए, तो नेत्रदान का मतलब होता है वो अखियां निकाल के नहीं किसी दूसरे को दे देता है ना, ये व्यवस्था नहीं है। नेत्रदान में क्या होता है, कार्निया की जो झिल्ली होती है उसको निकाल के किसी दूसरे को दिया जाता है, ये नेत्रदान है। अब आप याद रखिएगा नेत्रदान का मतलब क्या होता है, नेत्रदान मतलब कार्निया की झिल्ली को दूसरे को दान करना। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, पुतली के बारे में दिया है, पुतली हम आगे पढ़ेंगे। जो पूरा एक तरीके से देखिए, न्यूमेरिकल दिया है, यहाँ जो न्यूमेरिकल दिया है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है, केमिस्ट्री में रिएक्शन आता है। आप ऐसा कोई सेट नहीं पाएंगे जिसमें केमिस्ट्री का रिएक्शन न आता हो। और केमिस्ट्री में आपको जितने भी कंपाउंड है, यौगिक है, वो आपको याद करना पड़ता है। और जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ता है। और यकीन मानिए यदि आप 7 सेट को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो अब पूरा सब चीज़ याद कर लेते हैं तो आप लगभग 80% के लगभग आप तैयार कर लेंगे। और इसको देखिए तैयार करिए, साथ में पढ़िए, इसके साथ में यदि आप पढ़ रहे होंगे तो कम से कम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको लिखते जाइए। जो चीज़ हम लाइन से पढ़ाते जा रहे हैं उसको अपने कॉपी में लिखते जाइए, अच्छे तरीके से फार्मूला लिखते जाइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 चालक तार है, पदार्थ, लंबाई और व्यास क्या है, तीनों का समान है। मतलब ये दोनों जो तार लिए गए हैं
उसमें क्या कह रहा है, इसका पदार्थ, लंबाई और व्यास समान है। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। दो तार हैं और जब दो तार लिया गया है और दोनों तार जो है सेम है, मान लीजिए दोनों कापरे के तार होंगे, दोनों कापर के तार ही हैं, दोनों तार की लंबाई भी सेम है। जो दोनों तार लिया गया ना उनकी लंबाई भी बराबर है, दोनों का मोटाई, व्यास में होता है उसका मोटाई, दोनों तार का मोटाई भी क्या है, सेम है। तो इतना याद रखिएगा, दोनों तार का प्रतिरोध भी सेम होगा। जो दो तार लिए गए हैं दोनों तार का व्यास सेम है, लंबाई सेम है, दोनों तार एक ही चीज के बने हुए हैं, तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन बात सुनिए, कह रहा है कि पहले उन दोनों तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, फिर उन दोनों तार को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो बताइए उनमें उत्पन्न होने वाला ऊष्मा का अनुपात, एक सूत्र होता है ऊष्मा के लिए, जान जाइएगा आज से, H1/H2 बराबर लिखिएगा R2/R1, ये याद रखिएगा। H1/H2 बराबर R2/R1। तो पहले ये श्रेणी क्रम में जोड़ा है, किस में जोड़ा है, पहले श्रेणी क्रम में। तो देखिए आप ऐसे H1/H2 आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा है, फिर क्या जोड़ा है, समांतर क्रम में। तो R2 माने दूसरी बार किस में जोड़ा है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए लिखते हैं पैरेलल, P माने पैरेलल माने समांतर। और पहले किस में जोड़ा है, श्रेणी में सीरीज, यस लगाएंगे। जब श्रेणी क्रम की बात करेगा तब यस लगाइएगा, जब आपको कहेगा समांतर क्रम में जोड़ा है तब क्या लगाइएगा, P। और देखिए R2 बोला है ना दूसरे के लिए, तो दूसरे के लिए P लगाए हैं। R1 मैंने पहले सीरीज में जोड़ा है। अब देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले दो तार है, ले लीजिए, पहला तार हो गया, दूसरा तार हो गया, दो तार हो गए, इनका तार सेम है, R क्यों लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध सेम है। अब बात सुनिएगा, इसका इन दोनों का मेन प्रतिरोध लिखेंगे R यस। सीरीज में, तो सीरीज में डायरेक्ट प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, सूत्र होता है सीरीज में जब रहता है, समांतर श्रेणी में जब प्रतिरोध रहता है तो सूत्र होता है R बराबर R1 + R2 + R3 + R4 डायरेक्ट जितना भी रहता है। कब, जब श्रेणी क्रम में रहता है तब। और देखिए श्रेणी क्रम का सूत्र ये होता है R बराबर R1 + R2 + R3 और जितना आप लिखने चाहें। और समांतर क्रम का ये होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये होता है आपका समांतर क्रम और ये होता है श्रेणी क्रम। तो फिलहाल में पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम के लिखेंगे R बराबर R1 मैंने पहला का, तो पहला का R है, दूसरा का R2 दूसरा R है, तो RS बराबर R जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। अब इसको ये समांतर क्रम में जोड़ दिया। देखिए समांतर क्रम में, जब ये समांतर क्रम में ऐसे जोड़ेगा, ऐसे देखिए ऐसे समांतर क्रम इसको जोड़िए, समांतर क्रम में जोड़िएगा ये R और ये R। समांतर क्रम का सूत्र जोड़ते हैं तो क्या होता है 1/R P लिखेगा बराबर 1/R1 + 1/R2। दोनों का हर क्या है, सेम है। जब हर सेम रहता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, जब हर सेम रहता है तो अंश को क्या किया जाता है, डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। ऊपर एक एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, इसको उल्टा किया जाएगा तो RP बराबर हो जाएगा R/2। क्या हो जाएगा, RP बराबर R/2। तो यहाँ पर वैल्यू भर देंगे, देखिए वहाँ पर वैल्यू भरेंगे, ये हो जाएगा H1/H2 बराबर रखते हैं RP देखेंगे तो RP कितना है, देखिए R/2। यहाँ पर हम वैल्यू भरेंगे, RP का मतलब रखेंगे R/2 और RS की वैल्यू देखिए यहाँ पे RS माने श्रेणी क्रम, ये है 2R। अब आपको पता होगा, देखिए ये आपका मेन बट्टा है, पहला दूसरा तीसरा, फिर बता रहे हैं पहला दूसरा तीसरा, तीसरा हमेशा ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, दूसरे पर, तीसरा कहाँ जाता है, दूसरे पर। तो यहाँ से हो जाएगा देखिएगा R/, इसमें गुणा होगा दो दूना के 4R और यहाँ R से R कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 माने H1/H2 कितना आ जाएगा 1/4 माने एक संबंध है 4। तो हम देखते हैं ये आ जाएगा, देखिए H1 संबंध H2 जब लिखिएगा तो ये लिखिएगा एक संबंध 4, जो कि आप देख रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही है। तो एक संबंध 4 सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन लगाइएगा। अब तो ये कभी बहुविकल्पी में आते दिया है ना, ये कभी कभी पूरे बहुत बड़ा नंबर 6 नंबर में दे सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये बहुविकल्पी में ठीक है, लेकिन ये फार्मूला आएगा कभी बड़े नंबर में भी आ सकता है, इसलिए इसको तैयार रखिएगा। चलते हैं हम लोग इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है ये काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है, तो याद रखिएगा जनित्र। जो जनरेटर होता है वो क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जनरेटर जनित्र। और जो मोटर होता है, मोटर का काम ये होता है
कि विद्युत को लेके यांत्रिक ऊर्जा के रूप में देता है, विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा आपको देता है कि नहीं, पानी वगैरह। मोटर का काम ये है, बहुत सारा काम करता है मोटर, पानी के लिए नहीं, बहुत सारा काम करता है मोटर। तो मोटर आप देखिए, बिना मोटर का बहुत सारा काम नहीं होता है। देखें क्या, पंखा चलता है उसमें मोटर लगा होता है। एक बात याद रखिएगा, जो मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा में, और जो जनित्र होता है, जनरेटर होता है, वो क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा जनित्र, जनरेटर कौन उत्पन्न करता है, जनित्र। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कौन है, जनित्र। अब देखिए सबसे लास्ट का, ये आपका फिजिक्स का 7वां क्वेश्चन लास्ट वाला है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही है। एक बात याद रखिएगा, ये बहुत बात पूछा है, ये जो क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन को याद कर लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। फिर बता रहे हैं, जब कोई तार, ठीक है, एक तार है, तार बने जिसमें बिजली जाती है, विद्युत धारा जाती है, तार सीधा है, बड़ा तार है, लंबा तार है। देखिए ये आपका तार है, ये तार है, सीधा तार है, इसमें विद्युत धारा जा रही है, आई एम्पियर की विद्युत धारा इसमें जा रही है। तो कहता है बताइए कि इसके चारों तरफ कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो संकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र होगा, संकेंद्रीय वृत्ताकार। वृत्ताकार मैंने देखिए पहले यहाँ पे ये छोटा छोटा वृत्त बनाएगा, ऐसे पहले ऐसे छोटा वृत्त बनाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, फिर उसके बाद ऐसे बड़ा, फिर उसके बाद ऐसे बड़ा, फिर उसके बाद ऐसे, समझ में आ रहा है। तो सबका केंद्र एक ही है, जितना भी वृत्त देख रहे होंगे, छोटा वृत्त, उससे बड़ा वृत्त, उससे भी बड़ा वृत्त, उससे भी बड़ा वृत्त, सारा वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र है, सारा है। लेकिन कोई छोटा है, उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, लेकिन सारे का केंद्र उस तार पर ही है। जितना भी है सारे वृत्त का केंद्र क्या है, इस तार पे ही है। तो ये बोलेगा, इसका ऑप्शन देखिएगा 4 वाला, चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र होता है, और सबका केंद्र कहाँ पे होता है, तार पे होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का कौन सा सही है, डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। कब, जब तार लंबा रहेगा तब, और सीधा तार है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो संकेंद्रीय होता है। ठीक है, इतना तो याद रखिएगा। चलिए अब केमिस्ट्री का पोर्शन हम लोग देखते हैं, फिजिक्स खत्म। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग जान रहे होंगे कि जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो क्षार होता है, और जो नीला को लाल कर देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है, आपको पता ही है। तो कह रहा है ना 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो उसका पीएच कितना होगा। तो पहली बात वो क्षारी होगा, क्षार है। तो क्या कर रहा है, लाल को नीला कर दे रहा है, क्षारी है, और क्षारी का पीएच 7 से बड़ा रहता है और 14 तक रहता है। तो 7 से बड़ा में कौन है, 7 से बड़ा ये ना है 8 वाला, तो कौन सा है, जो क्षार वाले होते हैं उनका पीएच क्या होता है, 7 से बड़ा रहता है क्षार के लिए, याद रखिएगा। अम्ल के लिए 7 से छोटा रहता है, याद है ना, याद रहना चाहिए। उदासीन विलयन के लिए पीएच कितना होता है, 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7। और ये बोला है कि क्षार वाले के लिए पीएच क्या होगा, 7 से बड़ा। तो 7 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, इनमें यही 8 वाला है, तो हम लोग कौन मारेंगे, डी वाला विकल्प सही है। अगला देखिए, देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, और ये भी क्वेश्चन ना आपके कंपटीशन के लायक भी है। कहता है कि जब किसी धातु का जब किसी धातु, जिंक एक धातु है, ठीक है, जिंक क्या है, धातु है, जब किसी धातु से किसी अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं, याद रखिएगा जिंक एक धातु है, ये देखिए जिंक क्या है, धातु है, जिंक धातु है, और किसका करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का रिएक्शन करा रहे हैं। हमेशा समझिएगा, हमेशा जब एक धातु का एक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन। देखिए ये जिंक रिएक्शन करेगा सल्फेट से, बन जाएगा जिंक सल्फेट, ये बन जाता है जिंक सल्फेट, और साथ में इसमें से क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन। हमेशा याद रखिएगा, जब किसी धातु का किसी अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, तो ये डी वाला ऑप्शन है, इसको बी नहीं है, ये डी है, डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कब, जब एक अम्ल का किससे रिएक्शन कराना है, धातु से, तब। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग तैयार रखिएगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका आसान है। कह रहा है कि एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तीनों का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए एल्केन जो होता है, एल्केन, एल्केन आपके सामने है, एल्कीन का भी याद कर लीजिए, एल्केन, एल्कीन, और लास्ट में क्या होता है, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, और क्या होता है, एल्काइन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और देखिए एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CN,
H2n+2 दुगुना से 2 अधिक होता है। इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होती है कार्बन के दुगुना से 2 को क्या होती है, अधिक होती है। एल्कीन में क्या होता है, देखिए CnH2n होता है, इसमें बस केवल क्या होता है, दुगुना होता है। इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होती है कार्बन की संख्या क्या होती है, बस दुगुना होती है। जोने में डबल बांड है उनमें दुगुना होता है, जोने में सिंगल बांड है वो दुगुना से 2 को क्या होता है, अधिक होता है। और जोने में ट्रिपल बांड है वो दुगुना से 2 को कम होता है, CnH2n-2। तो देखेंगे कौन सा सही है, देखिए ये है सही है, सी वाला CnH2n-2, ये है एल्काइन का सूत्र। तो कभी भी बोर्ड में पूछ दे, कहीं एल्केन पूछे, एल्कीन पूछे, एल्काइन पूछे, तीनों का याद रखिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन बोला है ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है। सबका क्रियात्मक समूह याद रखिएगा, सबका। कभी आज एल्डिहाइड का पूछ लिया है तो एल्कोहल का भी आ सकता है। तो एल्कोहल का OH होता है, याद रखिएगा, एल्कोहल का क्या होता है, OH। एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड सही है, CHO। एल्कोहल देखिए OH होता है, एल्कोहल। एल्कोहल कौन है, OH। ये एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, जो कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, तीसरा कीटोन है। CO ग्रुप क्या होता है, कीटोन। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, एल्डिहाइड है। ये क्या है, एल्कोहल है। तो याद रखिएगा तीनों का, चारों का नाम, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम आपको याद होने चाहिए। नाम याद रहेगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका आसानी है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन निकालते। अभी आपको पढ़ाए हैं कि रिएक्शन होता है अम्ल का धातु से तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो वो भी कौन निकालेगा, वो वही निकाल सकता है जो सक्रियता श्रेणी जो बनाया जाता है वो हाइड्रोजन से ऊपर आए। जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं सक्रियता श्रेणी में, केवल वही हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में यदि हाइड्रोजन से जो नीचे आएंगे ना, वो लोग नहीं निकाल पाएंगे। निकालने के लिए भी हाइड्रोजन से ज़्यादा बलशाली होना चाहिए। जो हाइड्रोजन से ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही तो हाइड्रोजन को हटा पाएगा। तो देखिए ये लोग जो लास्ट के तीनों देख रहे हैं ना, ये BCD वाले, इनके पास क्षमता नहीं है कि हाइड्रोजन को हटा पाएं, नहीं हटा पाते हैं। हाइड्रोजन को हटाने के लिए या तो मैग्नीशियम होगा या तो क्या होगा, जिंक होगा। क्योंकि ये लोग जो है मैग्नीशियम, जिंक और इनके ऊपर के जो भी तत्व हैं वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। और जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वही हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। आज से याद रखिएगा कि जब एक धातु का अम्ल से रिएक्शन होता है तो पूछता है कि हाइड्रोजन को कौन हटा सकता है। तो हाइड्रोजन को वही हटा सकता है जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है। समझ में आ रहा है। और जो नीचे पाया जाएगा वो नहीं निकाल पाएगा। जैसे सोना चांदी हुआ, गोल्ड सिल्वर, ये लोग नहीं निकाल पाते क्योंकि सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं। समझ में आ रहा है, ये लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो निकालने के लिए कौन आएगा, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, सोडियम हुआ, आपका कापर हुआ, ये सब लोग हटा देते हैं। बाकी कापर नहीं, ये नहीं, हई सब हटा देते हैं सब ऊपर आके। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा यौगिक कीटोन समूह उपस्थित है। कीटोन माने क्या होता है, CO। तो देख सकते हैं CO यहाँ भी है, CO यहाँ भी है, CO यहाँ भी है। तो हम लोग उस CO को नहीं देखेंगे, उस CO को देखेंगे जिसमें हमको फायदा मिलेगा। जैसे एसीटोन, CH3COCH3, फार्मूला याद कर लीजिएगा, CH3COCH3, ये देखिए CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। और इसमें पाया जाता है कीटोन। क्या पाया जाता है, कीटोन। और यही विकल्प बिल्कुल क्या है, सही है। तो डी वाले पे हम लोग ट्रिक करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आया बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी के जो टीचर होंगे वो पढ़ा देंगे। हम लोग चलते हैं अपने फिजिक्स वाले पोर्शन पर जो आया है। फिजिक्स का देखिए, फिजिक्स वाला जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आ गया, यहाँ से, ये खत्म हो गया बायोलॉजी, ये यहाँ से फिजिक्स। अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, पहला ही न्यूमेरिकल आ गया। जो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। देखिए फिजिक्स में ना बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है फिजिक्स में, इसीलिए फार्मूला तैयार रखिएगा। साइंस का पोर्शन फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा, केमिस्ट्री में रिएक्शन आएगा। यही दोनों आपको समझना है। इन्हीं दोनों से आपका 70 में 70 आएगा। बायोलॉजी में थ्योरी आएगा, फिगर आएगा। और आपके पास जो भी समय है इसी में तैयारी करना है। और जितना जल्दी हो सके तैयार कर लीजिए प्रीवियस ईयर, आइडिया आ जाएगा आपके पास कैसा क्वेश्चन है, कैसा लेवल है, क्या क्या पूछ रहा है। महीना अब क्या चल रहा है आपका, मान लीजिए सितंबर लास्ट, अब क्या आपका बचा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में प्रैक्टिकल, फरवरी में पेपर, 3 महीना बचा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस यही। जनवरी में आपका ठंडी आ जाएगा, सोने में आप लोग ज़्यादा टाइम देंगे,
पढ़ना कम, वही में प्रैक्टिकल भी रहेगा, तो बहुत कम टाइम बचा है। अब बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस भी तैयार करना है। यदि 90 से ऊपर लाना है तो जितना जल्दी हो सके। और देखिए ये बैच लेने से फ़ायदा आपको बता दे रहे हैं, आपको 199 रुपये भले ज़्यादा लग रहा हो, हमारे लिए तो ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा बात नहीं है। यदि आपको ज़्यादा, देखिए जो लड़का अपने 90% लाने या उससे ज़्यादा लाने के लिए इच्छुक होगा, वो सोच रहा होगा हम इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे 90%, वो लड़का ये सोचेगा ना कितना जल्दी हो सके हम लोग पूरा सिलेबस को कवर कर लें, क्या क्या पूछता है क्या क्या नहीं पूछता है, कितना जल्दी हम जान जाएं हाई कैसे आता है। और देखिए प्रीवियस ईयर पढ़ने से ना चीज़ें याद भी हो जाती हैं, 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए। देखिए एक ही वीडियो को 4-5 बार देखिए। अभी आप पहला वीडियो तो आपको फ्री ऑफ कास्ट है जो कि यूट्यूब पर है। यदि आप 199 कर लेते हैं तो आपको दूसरा तीसरा चौथा वीडियो मिलेगा, 7 तक वीडियो मिलेगा पूरा। और बस इसी का नहीं मिलेगा, आपको पता है उसमें हिंदी भी रहेगा, SST भी रहेगा, साइंस भी, मतलब साइंस तो पढ़ाई रहे, मैथ भी रहेगा, सारा रहेगा, ठीक है, जो हाई स्कूल में आता है। उससे ना आपको बहुत जल्दी सारा सिलेबस तैयार हो जाएगा। आप लेके देख सकते हैं, 199 रुपये आपको बेकार नहीं जाएगा। जब आपको लगता होगा ये फालतू में 199 रुपये दे रहे हैं, तो जिसको लगता होगा 199 रुपये बेकार जा रहा है, वो लास्ट में ना वो नहीं लेता है, तो लास्ट में उसको पता चलेगा उसका क्या नुकसान हुआ। बाकी हमको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखिएगा। आपको जो हाई स्कूल पढ़ चुके होंगे, इंटर वाले बच्चों से पूछिएगा, वो बताएंगे क्या इसका फ़ायदा है क्या इसका नुकसान है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन जो फिजिक्स कर रहा है। एक अवतल दर्पण से क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, देखिए दूर रखी वस्तु का जो वस्तु की दूरी होती है वो u से दिखाते हैं। वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं, u से। u दे दिया है -25 सेंटीमीटर, u को क्या रखेंगे, और वस्तु की दूरी निगेटिव में रखते हैं। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 2 गुना प्रतिबिंब बन रहा है और वो भी वास्तविक बन रहा है। क्या कह रहा है, वास्तविक। जब जब वास्तविक का नाम लेगा तब तब आप निगेटिव लिखिएगा, और जब जब आपको आभासी का नाम लीजिएगा तब तब ये पॉजिटिव रखिएगा। ये आपको दिमाग में लाना चाहिए। कह रहा है 2 गुना, तो m बराबर लिखेंगे -2। क्यों -2 लिख रहे हैं, आपको पता है -2 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वास्तविक बोला है, या आभासी बोल दिया होता तो नहीं लिखते हैं, वास्तविक बोला इसलिए लिख रहे हैं। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है दर्पण के लिए m बराबर होता है -v/u, ये फार्मूला होता है। m बराबर -v/u, m की वैल्यू दे दिया है -2 इक्वल टू -v की वैल्यू देखेंगे तो v हमको पता नहीं है क्योंकि v नहीं दिया है, v नहीं दिया कोई बात नहीं, v छोड़ देंगे, u तो दिया है, u मतलब दिया है माइनस के, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये हो जाएगा v/25। तिरिया का गुणा कर दे 25 दूना के 50, तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो v आ गया, u आ गया, आपको क्या निकालना है, f। तो f निकालते हैं, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप जानते होंगे दर्पण के लिए प्लस होता है, जब लेंस की बात आती है तो लेंस के लिए माइनस होता है, ये फार्मूला दर्पण के लिए प्लस होता है। वैल्यू हम लोग भरते, देखिए ध्यान से वैल्यू भरिए, 1/f, v आप देख रहे होंगे v कितना है, v आपका -50 है, तो माइनस ऊपर लिख दीजिए -50 प्लस 1/u, u देखिएगा u आपका -25 है। तो ये देखिए यहाँ से जब हल कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1/f बराबर -1/50 प्लस माइनस माइनस 1/25। 25 और 50 का एलसीएम 50 होता है, आपको पता है 25 और 50 का जो एलसीएम होता है कितना होता है 50। यहाँ से हो जाएगा 1/f बराबर एलसीएम 50 हो जाएगा, काटेंगे 50 से 50 एक बार में कटेगा, तो यहाँ बचेगा -1, और इसको काटेंगे 25 दूना के 50, 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा -2। आपको पता है कि माइनस माइनस जुड़ता है, और ये हो जाएगा -3/50। इसको उल्टा कर दीजिएगा, जब बराबर हो जाएगा -50/3। तो ये 50 में 3 का जब भाग दीजिएगा तो ये आएगा -16.67 सेंटीमीटर। आप भाग देके देख सकते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है, इस फार्मूले पर आ सकता है, दर्पण बदल सकता है, अवतल के जगह पर उत्तल भी दे सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये न्यूमेरिकल पूछा है। आप जानते होंगे स्नेल का नियम, स्नेल का नियम होता है n बराबर sin i/sin r। स्नेल का नियम आपको याद होना चाहिए, स्नेल का नियम याद होना चाहिए। n बराबर होता है sin i/sin r, इसको बोलते हैं, इसको लिखते हैं 1 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। n12 बराबर होता है sin i/sin r, और i किसके किसके बीच में बनता है ये सब देखिए। अब ये मत लिख दीजिए 45, ये 45 i नहीं है, i हमेशा याद रखिएगा अभिलंब, ये जो n डैश दिख रहे हैं इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। और ये जो दिख रहा है आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को आई कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आई। ये जो होता है वो क्या होता है, आई होता है। और ये जो अपवर्तित किरण है और इसके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर।
ये अपवर्तन कोण R होता है, ये आपतन कोण I होता है। जब ये 90 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 45, और ये जो 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60। तो R हो जाएगा 60 और I हो जाएगा 45। इसमें वैल्यू भरेंगे n12 बराबर रखेंगे साइन I मैंने आप देख रहे होंगे 45 डिग्री और R मतलब देख रहे होंगे 60 डिग्री। यहाँ पर मान दिया है, ये अपवर्तनांक ही पूछा था, साइन 45 का मान दिया है 1/√2 और 60 का मान होता है √3/2। आप जानते होंगे कि चौथा सीधे कहाँ जाता है पहले पद और तीसरा कहाँ जाता है दूसरे पद। ये होता है बट्टे का बट्टा, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अब देखिए नीचे ध्यान दीजिएगा, ये जाएगा, इसको लिखेंगे n12 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2, ठीक, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा √3। अब देखिए इस 2 को लिख सकते हैं आप √2, इसको आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n12 बराबर, इसको लिख सकते हैं √2 गुणे √2। रूट में रूट का गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है। कब? जब अंदर सेम नंबर रहेगा तो। ये देखिए √2 और √3, तो ये वाला इससे कट जाएगा तो क्या बचा आपका, ये बचा ऊपर √2 और नीचे बचा √3। इसका रेशनलाइज कर सकते हैं अपने मन से, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए तो अपने मन से ऊपर नीचे √3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए। अब देखिए ऊपर रूट है कि नहीं, अंडर रूट है, क्या अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करेंगे हटेगा? यहाँ नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ अंदर सेम नंबर नहीं है, यहाँ 2 है तो वहाँ 3 है, नहीं हटेगा। तो ये हो जाएगा आपका √6 और ये सेम है, नीचे वाला देखिए √3 ये हट जाएगा। तो ये आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर हम यहीं पे छोड़ देंगे √6/√3, यही आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपका मान भरना हो तो भरिए या रहने दीजिए, आंसर यहीं छोड़ दीजिएगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक निकट दृष्टि से, जिसको निकट दृष्टि होता है वो अवतल लेंस लगाता है। जिस व्यक्ति को नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु क्या हो, साफ साफ न दिखाई दे, व्यक्ति की आंखों में ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए सदैव अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला है व्यक्ति जिसको नजदीक की वस्तु क्या हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो अधिकतम कहाँ तक देख पा रहा है, 20 सेंटीमीटर देख पा रहा है। तो इसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर बनेगा, तो लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ अवतल लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस, इसलिए निगेटिव रखा गया है। अवतल लेंस में ना प्रतिबिंब सामने बनता है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। कौन लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस, याद रखिएगा, इसमें अवतल लेंस लगाते हैं। जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको। कह रहा है कि पुस्तक को यदि 25 सेंटीमीटर रख दे, u बराबर पुस्तक को -25, u हमेशा निगेटिव होता है। अब भी निगेटिव इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा सामने बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सामने बनेगा। कह रहा है कि बताइए कौन सा लेंस लगाएगा और कितनी फोकस दूरी लगाएगा, यही पूछ रहा है। तो सूत्र लगा लीजिएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्यों माइनस लगा रहे? क्योंकि लेंस है। दर्पण आता तो प्लस लगाते हैं, लेंस है तो क्या लगाएंगे? माइनस। लिखेंगे 1/f बराबर 1/v, v का बदलू -20, तो लिखेंगे -20, u को बदलू -25, तो ये माइनस क्या होगा? प्लस। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप लोग, 1/f बराबर -1/20 और ये माइनस प्लस 1/25, दोनों का एलसीएम देख लेंगे। तो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना? 25 और 20 का एलसीएम आप सीधे ले सकते हैं 60 ले लीजिए। 20 से काटिए, यह जगह 60 नहीं हो पाएगा क्योंकि 60 से कहाँ 25 कट पाएगा, ये 60 ना लीजिए, आप सीधे ले लीजिए इसका 100 ही लेने आपका उचित रहेगा। 100 होगा इसका एलसीएम। तो 20 से काटेंगे, 20 × 5 = 100 होता है। अब 25 चौको कितना होता है? 100 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f बराबर बचेगा -1/100। इसको उल्टा कर लीजिए, जब उल्टा करेंगे तो f बराबर आएगा -100 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा f बराबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन पूछा है क्योंकि सीधे सीधे आपका मात्र इतना आसान क्वेश्चन है कि इसका क्षमता दे दिया है। क्या दे दिया है? क्षमता। कह रहा है 20 डायवेक्टर P दे दिया है, P मैंने क्या दिया है? प्लस के 20 डायवेक्टर दे दिया है। कह रहा है इसकी फोकस दूरी बताइए, f बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, देखिए P बराबर सूत्र होता है P बराबर 100/f, ऐसे लिखा जाता है इतना डायवेक्टर। यदि f लिखना हो तो f बराबर लिख देते हैं 100/p और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। कब? जब फोकस पूछेगा। 100 लगा देते हैं तो सेंटीमीटर लिखते हैं,
1 लगा देते हैं तो मीटर लिखते हैं, याद रखिएगा। 100 लगाएंगे तो सेंटीमीटर। तो यहाँ पर F बराबर लिखेंगे 100 बट्टा के P। तो P देखते हैं तो कितना दिया है 20, 20 से काटेंगे इसको तो 20 पचे 100, तो F बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बेहद आसान क्वेश्चन था और मात्र आप 2 से 3 लाइन में इसको सॉल्व कर लेंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, आपका 23 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि यदि किसी तार को बीच में से मोड़ के दोहरा करके एक साथ मोड़ दिया जाए तो बताइए उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो याद रखिएगा, तार का प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई जितना ज्यादा करेंगे तार का प्रतिरोध उतना बढ़ेगा। और देखिए तार का प्रतिरोध उसके मोटाई के माने क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार जितना ज्यादा मोटा होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि जितना ज्यादा प्रतिरोध रहता है उसमें धारा उतना ही कम जाता है, और जिसका प्रतिरोध जितना कम रहेगा धारा ज्यादा रहेगा। इसलिए देखिएगा हीटर वगैरह का तार मोटा बना जाता है, जितना तार मोटा रहेगा प्रतिरोध उतना कम रहेगा। प्रतिरोध माने रुकावट, जो धारा को रोके वो विद्युत प्रतिरोध है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ना जितना मोटा तार होता है कापर का उतना ज्यादा उसमें क्या रहता है, धारा ज्यादा जाता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम होता है। तो यहाँ साफ साफ कह रहा है, देखिए एक पहले एक तार है, अब इसको मोड़िए मत, ये तार है पहले वाला तार। देखिए पहला तार मान लीजिए R1 लिख लीजिए। शुरुआत में तार क्या है R1 बराबर सूत्र होता है रो यल बट्टा ए। कब, जब तार की लंबाई यल थी, तार का क्षेत्रफल ए था, तो इसका प्रतिरोध लिख देंगे R1। R1 बराबर रो यल बट्टा ए। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ सकते हैं। दूसरी बार कह रहा है इसका प्रतिरोध क्या किया, तार को मोड़ के दोहरा कर दिया। दोहरा बांध देंगे तो आप बताइए लंबाई घटेगी कि नहीं, लंबाई आधा हो जाएगी। अरे मान लीजिए मार्कर है 4 मीटर का है, इसको काट के मोड़ दे तो 2 मीटर का नहीं हो जाएगा। तो मोड़ के जब बनाएंगे तो तार था पहले 4 और उसको मोड़ के दोहरा दिया है पर तार हो जाएगा 2 मीटर का, आधा हो गया कि नहीं। लेकिन उसकी मोटाई तो दुगुनी हो जाएगी, मोटाई क्या हो जाएगी दुगुनी। तो यहाँ से जो नया वाला प्रतिरोध लिखेंगे, नया वाला वो लिखेंगे R2। कब, जब लंबाई को क्या कर दिया है आधा, लंबाई को क्या कर दिया आधा, और मोटाई को क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो दुगुना हो जाएगा। ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कहाँ जाता है दूसरे पर, यहाँ से हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा रो, और यहाँ से हो जाएगा यल, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4, और ये हो जाएगा ए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा रो, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे यल और ए, और ना उसके बाद 4 को हम बगल में लिख सकते हैं, 1/4 लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे 1/4 ऐसे लिख देंगे। तो 4 को निकाल दें रो यल बट्टा ए। अब देखिएगा रो यल बट्टा ए की वैल्यू क्या है, ये देखिए R1 है कि नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो R2 बराबर लिख सकते हैं आप 1/4, इसकी वैल्यू देखिए ना, इसकी वैल्यू रो यल बट्टा ए की वैल्यू देखिए, रो यल बट्टा ए की वैल्यू क्या है R1। तो यहाँ से लिख सकते हैं R1/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नया वाला प्रतिरोध आया वो पुराने वाला पहले वाले प्रतिरोध का क्या है 1/4 है, माने प्रतिरोध घट के 1/4 हो गया है। प्रतिरोध घट चुका है कब, जब तार मोटा हो जाएगा तब। और इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं, जो पहले प्रतिरोध था वो पहले जो प्रतिरोध था R1, अभी जो प्रतिरोध हुआ उसके 4 गुना था। बताइए इतना ज़्यादा प्रतिरोध था शुरू में, और प्रतिरोध घट गया है कब, जब मोटाई बढ़ा दिए हैं तब। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आप कहा गया प्रतिरोध से ही है। 23 का बी कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 प्रतिरोध है, एक 3 ओम का है, एक 5 ओम का है। कह रहा है कि इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, कब, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो। एक बात याद रखिएगा, घरों में वायरिंग समांतर क्रम में होती है। घरों में वायरिंग कैसी होती है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में देखिए 2 ही प्रतिरोध है, एक 3 ओम का है, एक 5 ओम का है। पहले देखिए मान लीजिए आप श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम के लिए एक है 3 ओम, एक है 5 ओम। इससे फिगर से कोई मतलब नहीं है। सूत्र मेन होता है, सूत्र होता है उष्मा H बराबर। कह रहा है कितना इसमें से उष्मा निकलेगी, कह रहे हैं कि किसमें ज़्यादा उष्मा निकलेगी, यही आपको बताना है। अधिक गर्म होगा, अधिक गर्म का मतलब कौन ज़्यादा उष्मा निकालेगा। तो H बराबर सूत्र होता है I²RT। H बराबर क्या होता है I²RT। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये श्रेणी क्रम के लिए है। किसके लिए, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो हम श्रेणी क्रम, और जब हम समांतर क्रम की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करेंगे समांतर की, समांतर क्रम की जब हम बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा समांतर क्रम में, ये सूत्र बदल जाएगा। ये आपका ले आएंगे H बराबर, आप लोग जानते हैं ये I बराबर क्या होता है V/R होता है कि नहीं, ओम के नियम से। I बराबर V/R करेंगे तो ये हो जाएगा V² बट्टा के, ये हो जाएगा R²।
गुणे बगल में आर है, बगल में टी है, तो एक आर से एक आर क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा एच बराबर वी स्क्वायर टी बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा आर। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे एच एस और ये क्या करेंगे समांतर क्रम में, किसमें एच पी, जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध देखिए यहाँ पे प्रतिरोध के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, ये क्या है प्रतिरोध के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध के क्या है अनुक्रमानुपाती है, और आप जानते होंगे अनुक्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसर को बढ़ जाता है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ता है तो दूसर का घट जाता है, एक बढ़ेगा तो दूसर का घटेगा, कब जब व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तब। अब सुनिए ध्यान से, इस वाले में 3 ओम 5 ओम, 3 ओम 5 ओम, एगो 3 ओम एगो है 5 ओम। अब दोनों में बड़ा कौन है 5 वाला, तो 5 वाला है जब बड़ा है तो रखेंगे 5 वाले के लिए, 5 वाले के लिए क्या रहेगा ये बस याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि श्रेणी क्रम में जो 3 ओम है और जो 5 ओम है उसमें 5 ओम वाले में ज्यादा उष्मा निकलेगी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा उष्मा, कब श्रेणी क्रम के लिए। देख नहीं रहे हैं यह अनुक्रमानुपाती आर, प्रतिरोध ज्यादा उष्मा ज्यादा निकालेगा। लेकिन समांतर क्रम में जब जाते हैं समांतर क्रम, उसमें ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध जितना ज्यादा उतना उष्मा कम, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें ये कहा गया ये है 1/r, इसमें देखिए आप क्या रखिएगा 3 ओम का प्रतिरोध रखेंगे ना 3 ओम, तो 3 रखेंगे तो है क्या होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध हम कम रह रहे हैं। देखो 5 रखोगे, 5 और 3 में कौन छोटा है 3 छोटा है, तो 3 रखोगे तो एच का मान बढ़ जाएगा। तो इस बोलेंगे ना समांतर क्रम में 3 ओम वाले में, क्योंकि छोटा प्रतिरोध है, प्रतिरोध छोटा रहेगा तो उष्मा ढेर निकलेगा, तो बोलेंगे ना 3 ओम वाले प्रतिरोध में ज्यादा उष्मा निकलेगी। तो इसमें 3 ओम वाले में, इसमें क्या होगी 5 ओम वाले में, यही आपको बताना था। चलते हैं इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। कह रहा है देखिए कौ गो प्रतिरोध लगा है 3 गो प्रतिरोध है, एक है 20 24 30 को क्या किया है 3 प्रतिरोध है, 3 तार है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है और एक में क्या करना है समांतर क्रम में। सबसे आसान क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो लिखेंगे आर एस बराबर क्या लिखेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, किसके लिए श्रेणी क्रम करें। समांतर क्रम लिखेंगे 1/RP बराबर लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे लिख सकते हैं, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। तो यहाँ से हो जाएगा आर यस बराबर R1 देख सकते हैं, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3 है। तो एक है 20, एक है 24 और एक है 30, सबको जोड़ सकते हैं हम लोग। सबको जोड़ेंगे कितना होगा जोड़ लीजिए। तो देखिए ये सीधे 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 4 4 3 7 74 ओम आएगा, इसका कितना आएगा 74 ओम। कब जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब। समांतर क्रम भी देख लीजिए 1/RP बराबर R1, R1 आपका 20 है, R2 आपका 24 है और R3 आपका क्या है 30 है। अब सबका एलसीएम लेना होगा, सबका एलसीएम यदि 120 हम ले लें, एलसीएम क्या ले लें 120, देखते क्या 120 से कटता है, देखिए 20 से कट जाएगा, 0 से 0 2 छके 12, 6 बार में कट जाएगा। फिर 24 से देखते हैं क्या 24 से कट जाता है, तो 24 से 120 को ऐसे काट सकते हैं। देखिए 12 कम 12, 12 दूना के 24 और 2 5 10, 5 बार में कट जाएगा। 24 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 5 बार। और 30 से देखिए 0 0 3 चौको 12, 4 बार में कट जाएगा। सबका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो हो ही गया, सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ेंगे कितना होगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 15। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो लिखेंगे RP बराबर 120/15, 15 से 120 को जब 15 से काटेंगे 15 8 120, 15 8 कितना होता है 120। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो 8 ही बार में आएगा, 15 8 120, तो इसका आंसर 8 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 74। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर, पहले जो दिया उसको लिखिए, I बराबर लिखिए 5 एम्पियर, वो लिख लिए। धारा 8 सेकेंड, समय दे दिया है, समय लिखिए 8 सेकेंड, जैसे जो दिया रहता है वैसे तुरंत लिख देते हैं 8 सेकेंड। उसके बाद देखिए क्या दिया है कि इस समय अंतराल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, n पूछ दिया है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, और कह रहा है कि यदि प्रतिरोध कितना लगाओ 20 ओम का, V भी दिया R दिया है कितना 20 ओम, तो कह रहा है कितना उष्मा निकलेगा, H भी पूछ दिया है। अब देखिए आपसे H पूछा है, आपसे n पूछा है, दो को पूछ दिया है,
तो हम लोग किनारे ही सबसे पहले आई लगा लेते हैं। यन कैसे, आपको याद होगा विद्युत धारा I बराबर होता है Q बट्टा T। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह होने की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। I बराबर Q बट्टा T। और ये भी आपको याद होगा Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, ये भी आप याद रखिएगा। I बराबर Q अपन T, Q इक्वल टू एन ई, ये मेन है। Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। मान भरिए, I दे दिया है, I मैंने दे दिया है 5, 5 रख दीजिए। T दे दिया है, T मैंने दे दिया 8, 8 रख दीजिए। यन पूछ रहा है और ई की वैल्यू फिक्स है 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घात -19। गुणा कर लीजिए, इसमें ये हो जाएगा आपका 8 × 40, 40 कर सकते हैं इसको, 40 हो जाएगा यन गुणे 1.6 गुणे 10 घात -19। ये चीज़ गुणा में है, इधर जाता है तो क्या करेगा, भाग करेगा। जो चीज़ गुणा में होता है उधर जाता है तो क्या करता है, ये कर देगा भाग, क्या करेगा, भाग देगा। तो भाग दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा यन बराबर हो जाएगा 40 बट्टा, नीचे आप लिखेंगे 1.6 गुणे 10 घात -19। अब -19 को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 40 गुणे 10 घात 19 प्लस के, और नीचे आपका हो जाएगा 1.6। और नीचे का दशमलव हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करना होगा। नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा करना होगा, 10 से हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 40 गुणे 10 घात 19, और नीचे आपका 1.6 मैंने हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से क्या कर देंगे, गुणा। तो ये 0 से क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से 400 कर लीजिए सीधे, 400 गुणे 10 घात 19, और नीचे आपका क्या रहेगा 16। अब 16 से आप काट सकते हैं, ठीक है, 16 से काटिएगा। देखिए आप इस तरफ पहले काट लीजिए 4 से, 4 चौको 16, ये हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब फिर 100 को जब काटिएगा आपका ये हो जाएगा 25। तो यन बराबर हो जाएगा 25 गुणे 10 घात 19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी वैल्यू है, अब मानक रूप में लिखना हो, दशमलव में लिखना हो, तो दशमलव में लिखने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, 2.5 एक बढ़ा देंगे, 19 के बजाय क्या हो सकता है 20। या तो आंसर ये लिखिए, या तो आंसर ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक और इसमें पूछा है कि उष्मा, देखिए उष्मा के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। उष्मा के लिए क्या व्यवस्था हम लोग लगाएंगे, क्योंकि सूत्र होता है, याद रखिएगा, H बराबर सूत्र होता है, H बराबर होता है I स्क्वायर RT। H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT। इसी का फायदा उठाएंगे, H बराबर लिखेंगे, I की वैल्यू दिखाई दे रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और R की वैल्यू दिखाई दे रहा है 20, 20 लिख देंगे। T की वैल्यू दिखाई दे रहा है 8 लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और इसमें इसका गुणा कर सकते हैं 8 दूना का 16, और उसके बाद 16 में 25 का गुणा करते हैं तो ये होता है 400, 400 ये, और एक और जीरो हो जाएगा 4000। कितना जूल हो जाएगा, 4000 जूल। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा टोटली, ठीक है। अथवा में है, या तो आप पीछे वाला क्वेश्चन कीजिए या तो इसको कीजिए। अथवा में मिलता है आपको 6 नंबर वाले में। कह रहा है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ऐसा देखिए क्या होता है, जब दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसके काटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होती हैं, जो कि संभव नहीं होता है। कभी भी यदि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे काट दें, समझ में रहे, काट दें, तो काटान बिंदु पर, ये जो काट रहे हैं इस काटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कौन दिशा होगी, 2, जो कि संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की कौन दिशा, दूसरी दिशा संभव नहीं है, इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखिए यदि यह भी है, यहाँ पर दे रहा है, देखिए यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होंगी, 2 दिशाएं होंगी। कौन दिशा होगी, 2 दिशा होंगी, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद का क्वेश्चन और भी कुछ पूछा है, कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं को गुण बताइए। तो याद रखिएगा, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं, पहली बात को कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरी बात जो होती है, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं सदैव किससे निकलती हैं, भी याद रखिएगा, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, और किस पर समाप्त होती हैं, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और जाके वो साउथ पोल पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ये चीज़ याद रहना चाहिए कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर समाप्त होती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं। कौन सा वक्र बनाती हैं, बंद वक्र। ये एक बंद वक्र बनाती हैं, खुला वक्र नहीं है, बंद वक्र बनाती है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर क्या होती है, समाप्त होती हैं। तो इसका लिख सकते हैं, 3 गुण लिख सकते हैं। फिर बोला है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर बल कब अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा, सुन लीजिए, याद रखिएगा, F बराबर होता है IBL sin थीटा। F बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा।
ये कब लगता है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही तार रख दिया जाता है तब लगता है। F बराबर IBL साइन थीटा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा कितना डिग्री हो? थीटा इसको टू क्या डिग्री? 90 डिग्री हो। उस कंडीशन में जो फार्मूला होता है देखिए, F बराबर होता है IBL साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो F बराबर होता है IBL और साइन 90 का मान 1 से गुणा करेंगे तो F बराबर क्या होगा? IBL। F बराबर क्या हो जाएगा? IBL। यही हो जाएगा F बराबर IBL। ये फार्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। F बराबर क्या लिखेंगे? IBL। इसके बाद का देखिएगा, ये देखिए पूरा बाकायदा लिखा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं नहीं काटती हैं। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए ये जो पोर्शन आया है ये आपका पोर्शन केमिस्ट्री का है। कौन सा पोर्शन है? केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित के संरचना बताइए। संरचना बहुत ही आसान है। देखिए पहला एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का मतलब जान जाइए एसिटिक एसिड है, CH3COOH। इसका पूछा है ना कि स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बताना है? संरचना। देखिए कैसे बनता है। कार्बन एक लिख लीजिए, कार्बन एक है, यहाँ कार्बन एक लगाइए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 बांड बनेगा। को बांड? 4। कार्बन के चारों तरफ याद रखिएगा 4 बांड। को बांड? 4 बांड। एक हाइड्रोजन से, तीनों हाइड्रोजन पहले जुड़ जाएंगे सब, तीनों हाइड्रोजन जुड़ गए सब, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। उसके बाद फिर इसके आगे कार्बन है तो इसके आगे फिर कार्बन लगाया जाएगा। उसके बाद देखिए 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये संयोजकता जो होती है 2 होती है, इसलिए इसका डबल बांड रहेगा। ऑक्सीजन डबल बांड, नाइट्रोजन ट्रिपल बांड और कार्बन क्या होता है? कार्बन क्या होता है? 4 बांड बनाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, और हाइड्रोजन 1 बांड बनाता है तो इसका रहेगा C। इसके चारों तरफ क्या रहेगा? 4 को देखिए, कार्बन का आगे 1 2 3 4, इस कार्बन के देखिए 2 3 और 1 4। ऑक्सीजन का 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 इधर 1 हाइड्रोजन से बना लेगा। तो ये किसकी संरचना है? एसिटिक एसिड, जिसको IPSC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। बी वाला देखिए, बी वाला कैसे होगा? ये ए है, ये आपका क्या मिलेगा? बी। तो बी आप देख सकते हैं, देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन। इसको 1 क्लोरोप्रोपेन देख रहे हैं ना, तो आप ऐसे लिख दीजिए, प्रोपेन में को कार्बन? 3 गो कार्बन। प्रोपेन में को 3 गो। एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक 10 गो होता है, 10 को याद कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 1 क्लोरो माने क्लोरीन। क्लोरीन पहले कार्बन से जुड़ा है, कौन कार्बन से? पहले से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे 1 क्लोरीन जोड़ दीजिए। कार्बन की को बैलेंसी होती है? 4। तो 4 जब लगेगा तो 1 तो लग चुका है, 1 इसके आगे है, 1 इसके पीछे है, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। इसका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। इसका देखिएगा, इसका 1 इसका 1, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसका को देखिए 4, इसके आगे 4, इसका 4 चाहिए, 1 पहले से है, 3 और कहीं से लेगा, तीनों हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। ये आपका बन गया, क्या नाम है? 1 क्लोरीन इधर भी जोड़ सकते हैं, क्लोरीन आप इधर भी जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? या तो इधर क्लोरीन जोड़िए या तो इधर क्लोरीन जोड़िए। 1 क्लोरीन मैंने पहले से जुड़ सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें CH3 CH2, इसमें क्या है? CH2 और क्लोरीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। सी वाला देखिए, सी वाला क्या है? सी वाला है ब्यूटेनॉन 2। क्या लिखा है? ब्यूटेनॉन। ब्यूट में कौन होता है? ब्यूट में 4 गो कार्बन। मेथ में 1, एथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4। ब्यूट में कितने होते हैं? 4। तो पहले 4 कार्बन लाइन्स लिख देंगे, 4। पहला काम 4 कार्बन लिख दिए, 4 कार्बन हो गया। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है? ब्यूटेनोन। ओन माने कीटोन माने CO। जब कीटोन आएगा, कीटोन का मतलब क्या होता है? CO। और कीटोन जुड़ा किससे? कीटोन जुड़ा है दूसरे से। किससे जुड़ा है? दूसरे से। तो या तो आप दूसरा इधर से जोड़िए, नंबरिंग इधर से भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, या नंबरिंग उधर से भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, आपकी मर्जी। या तो 1 2 3 4 इधर से दीजिए या उधर से दीजिए, हमारी मर्जी। हम भी दे सकते हैं अपने मन से, हम इधर ही लिख देंगे। दूसरे से जोड़ दिए, CO ग्रुप दूसरे जोड़ दिए। अब आप बताइए कार्बन में को होता है? 4 गो। कार्बन की संयोजकता कितना? 4 गो एक बांड बनना चाहिए, 4 गो। ये को बना कर रखा अभी तक? 1 गो। एक और को चाहिए? 3 गो और एक्स्ट्रा चाहिए। तो 1 लगाएंगे इसके पीछे, 1, ये 2 और ये लगा 3, ये हो गया कंप्लीट। हे कार्बन के देखिए को चाहिए? 1 को नहीं चाहिए, क्योंकि इसका 2 1 3 3 1 4 कंप्लीट है। इसको कुछ हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इसको को चाहिए? 2 गो के पास है, 2 गो और चाहिए, तो 2 गो हाइड्रोजन इससे और लगाएंगे। इसको कितना चाहिए? 1 है ना, 3 चाहिए, तो 3 इसको दे देंगे, 3 दे दिए हाइड्रोजन। ये हो गया कंप्लीट। ये हो गया डी का। सी का हो गया। और देखिए ये जो बोला है नियोपेंटेन, क्या बोला है? नियोपेंटेन। तो जो नियोपेंटेन बनता है वो ऐसे बनता है। देखिए 1 कार्बन बीच में रहेगा, बाकी सब ऐसे लगे रहते हैं, ये ऐसे चारों तरफ।
यहाँ CH3 रहेगा, यहाँ CH3 रहेगा, यहाँ CH3 रहेगा और यहाँ रहेगा CH3। ये है नियोपेंटेन। क्या नाम है इसका? नियोपेंटेन। ये आपका स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि मिश्र धातु। मिश्र धातु याद रखिएगा, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो मिश्र धातु का नाम बताइए। यहाँ दिया भी है, देखिए दो या दो से अधिक धातुएं या एक धातु एक अधातु आपस में मिलकर क्या बनाती है? समांगी मिश्र को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। और मिश्र धातु में दो लिखा है, पीतल लिखा है और क्या लिखा है? जर्मन सिल्वर लिखा है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, आप याद कर लीजिए। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। बाकी इसका उपयोग जानते हैं, मिश्र धातु में पीतल जो मूर्तियाँ वगैरह बनी होती है, बर्तन बनता है, याद रहना चाहिए। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए। ये जो आपका क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कॉपर सल्फाइड, कॉपर ग्लास जो है कॉपर सल्फाइड से कॉपर कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताना है, तथा रासायनिक समीकरण भी देना है। तो देखिए कॉपर ग्लास माने कॉपर जो सल्फाइड होता है, कॉपर का मुख्य अयस्क होता है। कॉपर सल्फाइड को क्या करते हैं? हवा में, वायु में गर्म करते हैं। देखिए ये है Cu2, कॉपर सल्फाइड को क्या करना है? पहले ऑक्सीजन में क्या करना है? गर्म। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या बनता है, यहाँ बनता है कॉपर ऑक्साइड और साथ में बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अभी इसको बैलेंस किया जाएगा। फिर देखिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड आप देख रहे होंगे Cu2O, इसको फिर से कराते हैं किससे? कॉपर सल्फाइड से। कैसे कराते हैं? कॉपर सल्फाइड से। तो इसमें से कॉपर हो जाता है बाहर और बन जाता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम बैलेंस करते हैं, इधर कॉपर को गए 2 गो, उधर कॉपर को गए 2 गो, अच्छी बात है। इधर सल्फर 1 गो है, इधर सल्फर 1 गो है, बहुत अच्छी बात है। इधर ऑक्सीजन 2 गो है, उधर ऑक्सीजन 2 और 1 कितना हो गया? 3। ये गड़बड़ बात है। तो दोनों तो बराबर करना है ना ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम लोग व्यवस्था लगाएंगे। तो यदि हम लोग यहाँ पे क्या करें, 3 से कर दें, 3 दूना के 6 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपको करना होगा 4, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग लगाते हैं ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, यदि 2 सल्फर कर देते हैं यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4। यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 सल्फर 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 दूना के 4। और यहाँ यदि हम 2 लगा देते हैं तो ये 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, सही है। सल्फर 2 सल्फर 2, ऑक्सीजन कितना होगा? 2 और 2 4, तो यहाँ बस 2 लगा देंगे, हो गया काम खत्म। देखिए 2 दूना का 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ, लेकिन 2 दूना का 4 ऑक्सीजन यहाँ, तब गड़बड़ है मामला। अभी भी मामला को सही करने के लिए हम लोग देखते हैं कितना ऑक्सीजन हो रहा है, 2 ऑक्सीजन और 2 2 4 6 ऑक्सीजन हो रहा है, तो हम सीधे 3 से गुणा कर देते हैं, सीधे हो गया 3 दूना के 6 ऑक्सीजन। इधर 2 ऑक्सीजन है, 2 दूना के 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 3 दूना के 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सही, सल्फर सही, सल्फर 2 सल्फर 2 सल्फर, कॉपर 2 दूना के 4 2 दूना के 4, बिल्कुल सही है। अब अगले पे देखते हैं। अगला देखिए 2 दूना के 4, 4 कॉपर है कि नहीं? ये जो कॉपर 2 को है, अभी गड़बड़ है। सल्फर देखिए, सल्फर ऑक्सीजन पहले बनाइए, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन उधर 2 है, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम लोग व्यवस्था लगाएंगे। इधर यदि 2 से गुणा कर दें तो ये ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन कॉपर हो गया 2 दूना का 4 4 2 6, 6 लगा देते हैं। और सल्फर है 1, हो गया काम, हो गया सल्फर 1 सल्फर 1, ठीक है सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, सही है। कॉपर 6 है, 2 और 2 दूना के 4, बिल्कुल ये फिट हो चुका है। इस प्रकार ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, सही है ना? पूरा एकदम आराम से देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बस केमिस्ट्री का अब खत्म होने वाला है, ज्यादा पोर्शन नहीं है केमिस्ट्री का। उदासीनीकरण विलयन, जब किसी अम्ल का किसी क्षार से रिएक्शन कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। जब किसी अम्ल का किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल बनता है, क्या बनता है? लवण बनता है। इस विलयन को उदासीनीकरण विलयन कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किसी भी अम्ल का, अम्ल ले लीजिए HCl और क्षार ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल का क्षार से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा? जल, H2O। यही बहुत सिंपल है उदासीनीकरण। जब किसी अम्ल का किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल बनता है और क्या बनता है? लवण बनता है। बहुत सिंपल है। दूसरा देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में दिया है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए इसी में दिया है, इसमें क्वेश्चन देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला बोल रहा है। तो इसका जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोल सकते हैं आप लोग कैल्शियम CaSO4 हाफ H2O, ये होता है, ठीक है। और इसका अणु भार होता है 145.15, इसका अणु भार होता है।
बनाने की विधि क्या होता है, जिप्सम, जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। जब 2H2O लिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है यहाँ से, तो यहाँ से बनता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, क्या बन जाता है, ½ H2O, और यहाँ से हो जाता है 3/2 H2O, ये चीज़ हो जाता है। अब इसमें देखिए एक और चीज़ बोला है, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना का मतलब देखिए क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी भी विलयन में जो पीएच का मान होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयन की क्या होती है, सांद्रता होती है, उसके ऋणात्मक लघु गुणक को विलयन का क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। पीएच का फार्मूला ध्यान दीजिएगा, पीएच का फार्मूला जो होता है, पीएच बराबर होता है माइनस के लाख, और ये होता है हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता, ये होती है, ठीक है। पीएच बराबर यही फार्मूला होता है माइनस के लाख H आयन, ये लिख सकते हैं पीएच वाला। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एक केमिस्ट्री का आपका लास्ट पोर्शन है, क्योंकि ये कह रहा है कि केवल रिएक्शन देखना है, केवल रिएक्शन। देखिए एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम आप जानते होंगे Al का किससे कराना है, जल H2O से। आपका जो बनेगा जब एल्युमिनियम का जल से कराना है, दूसरा क्या कर रहा है, कैल्शियम का, कैल्शियम का किससे कराना है, कैल्शियम का भी जल से कराना है। फिर तीसरा क्या कह रहा है, आयरन, लोहा का, आयरन का भी किससे कराना है, आयरन का भी जल से कराना है। तीनों का किससे कराना है, जल से। और तीनों रिएक्शन में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तीनों में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तीनों में याद कर लीजिएगा कि तीनों में हाइड्रोजन निकलने वाला है, तीनों में क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। बनेगा क्या, देखिए यहाँ से क्या बनता है, आप देखिएगा तो बनेगा Al2O3, यहाँ ये बनेगा, अभी बैलेंस किया जाएगा। कैल्शियम में बनता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये वाला बन जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये बनेगा Fe3 और क्या बन जाएगा, O4, ये बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है। एल्युमिनियम यहाँ देखिए एक है तो वहाँ 2 है, तो 2 लगा लीजिए। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। 3 ऑक्सीजन, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए इसमें कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिएगा, 2 दूना के 4, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएंगे। आयरन देखिए यहाँ 3 आयरन है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 आयरन। देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ कर लीजिए 4, तो 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना, 2 चौको 8, तो यहाँ आप लगा दीजिए 4 दूना के 8। इस प्रकार देखिए ये पूरा सेट आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए इसके बाद अब बायोलॉजी आएगा, ये केमिस्ट्री का पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है और फिजिक्स का भी। और इसके बाद अब बायोलॉजी देखिएगा, और जिसको भी ये आपको बैच लेना हो वो क्या कर सकता है कि इसके बाद जो भी सेट देखना हो, दूसरा तीसरा आगे का सेट, वो मात्र 199 रुपये का लेके और आगे अपने भविष्य के लिए जो हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसको अपना अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चिता तिवारी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का सेट फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इसकी पूरी तरह से तैयारी कराऊंगी आप लोगों को, और इसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, जो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में से कौन सा संबंधित है, अमाशय। हमारा ऑप्शन दिया है अमाशय, प्लीहा, हृदय और वृक्क। तो हम सभी जानते हैं कि जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है ह्यूमन बॉडी में, वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु जो होते हैं उनका पायरुवेट अणु में विखंडन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस दिया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और लाइसोसोम। तो जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें ग्लूकोज अणु के का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। तो हमारा राइट आंसर है सी।
केंद्रक द्रव्य। उफ, ये गलती हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है, किसमें होता है? हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में और लाइसोसोम में। तो जो ग्लूकोज अणु होता है उसका विखंडन जब होता है तो वो कोशिका द्रव्य में होता है। तो हमारा राइट आंसर है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण की क्षमता को क्या कहा जाता है? जो जीव होते हैं उनका जो कायिक भाग होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, उससे नए जीव के निर्माण की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो जैसा कि हमारे पास ऑप्शन दिया है, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और खंडन। तो जो जैसा कि हम कहते हैं कि जो कायिक प्रवर्धन जिसको हम कहते हैं, कायिक प्रवर्धन ये एक प्रक्रिया ऐसी है कि जब कोई प्लांट है, ठीक है, जैसे अगर गुलाब का पौधा है उसको हम कलम करके लगाते हैं, ठीक है, उसके हम जड़ से या उसको हम कलम करके भी लगा सकते हैं, तो वो पुनरुद्भवन होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा पुनरुद्भवन। किसी भी प्लांट के जड़, तना या पत्ती से उगाया हुआ दूसरा नया पौधा जो होता है वो कायिक प्रवर्धन होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा दोबारा से जन्मा हुआ पौधा को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा बीज में परिवर्तित होता है? वर्तिकाग्र तो होता नहीं है, वर्तिका भी नहीं होती, परागकण भी नहीं होता, और जो बीजांड होता है, यहाँ गलत टाइप हो गया है, जो बीजांड होता है वो बीज से संबंधित होता है। हमारा राइट आंसर है बीजांड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का वह भाग जिससे किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है वह क्या कहलाता है? तो डीएनए का वह भाग जो होता है जिससे प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है वो जीन होता है। लक्षण तो होते नहीं हैं, जो जीनोटाइप्स होते हैं वो भी नहीं होते, और एलील्स जो होते हैं वह लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसमें क्लियरली बता सकते हैं कि जो जीन होता है वो हमारा राइट आंसर है। जीन जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना देता है। हमारा राइट आंसर है जीन। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? हमारे पास ऑप्शंस है, घास, वन, मरुस्थल और मानव निर्मित कृषि भूमि। जैसा कि जो मानव निर्मित कृषि भूमि होती है वो जो मानव द्वारा निर्मित कृषि भूमि होती है वो कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं उस जिसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हम कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है मानव निर्मित कृषि भूमि कृत्रिम पारितंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? प्लांट्स हार्मोन्स कौन सा नहीं है? हमारे पास ऑप्शंस है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन और जिब्रेलिन। जो थायरॉक्सिन होता है वो प्लांट्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। थायरॉक्सिन्स प्लांट्स में नहीं पाए जाते। थायरॉक्सिन्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है थायरॉक्सिन। जैसा कि हम आ गए अपने वर्णनात्मक क्वेश्चन की तरफ,
क्वेश्चन है हमारा, कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन के लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कायिक प्रवर्धन, अधिकांश पादपों में जड़ तना तथा उपयुक्त परिस्थितियां में नए पादपों को जन्म देती है। जो कायिक प्रवर्धन होता है वो जड़, तना या पत्तियों से नया पौधा जन्म देता है, नया पौधा निकलता है, तो वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस प्रकार से पादप के किसी कायिक भाग से नए पादप का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट का निर्माण होता है तो वो कायिक जनन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमारे पास दिया है, आप देख सकते हैं। एक प्राकृतिक हो गया और एक कृत्रिम। कायिक प्रवर्धन के लाभ, यह एक जनन द्वारा होता है, ठीक है। अतः इसमें दूसरे जनक जीव की आवश्यकता नहीं होती और जनन के निश्चित होते ही संभावना अधिक होती है। यह जनन कोशिका, यह एक जनक द्वारा होता है, इसमें दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसमें गुणन तीव्र गति से होता है क्योंकि इसमें युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूणी विकास आदि क्रियाएं नहीं होती। इसमें जो जाइगोट होता है उसका निर्माण नहीं होता। इसमें एकल जीव द्वारा अनेक संततियों का निर्माण होता है। एक जीव द्वारा बहुत सारी संततियों का निर्माण होता है और इसमें संततियां आकारिकी व आनुवंशिकी जनक के समान नहीं होती। इनका आकार सेम नहीं होता और जेनेटिकली नहीं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिनेप्स, सिनेप्स क्या है? सिनेप्स एक तंत्रिका तंत्र है का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। सिनेप्स जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह वह स्थान होता है जो जैसा कि दो न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं, जब तंत्रिका तंत्र जो होती है वो उसके जो दो न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके बीच का भाग जो होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। जहाँ दो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क करती हैं या जहाँ एक न्यूरॉन किसी मांसपेशी या ग्रंथि से जुड़ता है। जब तंत्रिका तंत्र साइड में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच के गैप्स जो होते हैं उसको हम सिनेप्स कहते हैं। और जहाँ दो न्यूरॉन्स जो होती हैं वो तंत्रिका कोशिका से जुड़ती हैं, संपर्क में आती हैं। यहाँ हम देखेंगे ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक रासायनिक यौगिक है जिसे 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका उपयोग विभिन्न वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। ऑक्सीन जो होता है वो उसका उपयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाता है। पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। इकोसिस्टम कैसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम को तालाब पारितंत्र के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो पारितंत्र होता है वो सामान्य वातावरण में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा स्वयं भी प्रभावित होते हैं। इकोसिस्टम्स जो होता है उसमें सामान्य वातावरण में रहने वाले जीव जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाते हैं और उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है, और स्वयं भी प्रभावित होते हैं। ये जीव दूसरे जीवों के अलावा पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। वह इस कारण वातावरण भी जीव के साथ प्रतिक्रिया करता है। जो वातावरण होता है वो जीव के साथ प्रतिक्रिया करता है और जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को ही पारितंत्र या पारिस्थितिक कहते हैं। तालाब पारितंत्र के विभिन्न घटक। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब जो होता है वो एक पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र है। तालाब उपस्थित
जैविक व अजैविक घटक आपस में पारस्परिक तंत्र हैं। तालाब में उपस्थित जैविक व अजैविक घटक आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। जो तालाब होता है उसमें जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं वो आपस में ही क्रिया करते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में उदाहरण सहित विभेद कीजिए। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाए, खुद से बनाए, वो स्वपोषी कहलाता है। जैसा कि जब यह हरे पादपों, कुछ जीवाणुओं एवं प्रोटिस्टा जंतुओं में पाया जाता है। इनमें सौर ऊर्जा जो ग्रहण करने हेतु हरित लवक आवश्यक होता है। भोजन का पाचन नहीं होता इसमें। जो स्वपोषी होते हैं उसमें भोजन का पाचन नहीं होता। और विषमपोषी में हम देख सकते हैं कि यह कवकों और जंतुओं में पाया जाता है। इन्हें सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। भोजन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी से प्राप्त होता है। जो विषमपोषी होते हैं उसमें भोजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी में से पाया जाता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है मानव आहार नाल के विभिन्न भागों के कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव आहार नाल का विभिन्न भाग, बहुत विभिन्न भाग होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं मानव आहार नलिका, डाइजेस्टिव सिस्टम के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। जो माउथ होता है उसका सबसे मुख्य काम क्या होता है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो हम भोजन को मुंह में लेते हैं तो उसका काम होता है चबाना और लार से मिलाने का कार्य करना। ठीक है, चबाना और लार से मिलाने का कार्य करना। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को सिंपल शुगर में बदलता है। लार में जो उपस्थित एंजाइम होता है एमाइलेज स्टार्च को वो सिंपल शुगर में बदलता है। और ग्रसनी, यह मुख और ग्रासनली के बीच का भाग होता है। भोजन को निगलने में सहायता करता है। जब हम भोजन करते हैं तो उसको अंदर ले जाने में सहायता करता है। ग्रासनली, आइसोफेगस, यह भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाता है। और पेरिस्टालिसिस नामक लहरदार गति से भोजन नीचे की ओर ढकेला जाता है। पेरिस्टालिसिस को हम कह सकते हैं क्रमानुकुंचन गति। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कोई क्रीम होता है या पाउच है या पेस्ट देख लो, पेस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है तो उसमें हम दाब के उसको प्रेशर करते हैं तो उसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति। अमाशय, स्टमक का काम क्या होता है? यहाँ भोजन को अम्ल और पेप्सिन जैसे एंजाइम द्वारा पचाया जाता है और प्रोटीन का प्राथमिक पाचन यहीं से शुरू होता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जो हमारा आहार नाल होता है उसका सबसे लंबा भाग होता है। पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है और पोषक तत्वों को अवशोषण करता है, अब्जॉर्ब करता है। यकृत, लीवर से पित्त और अग्नाशय से एंजाइम यहाँ भेजे जाते हैं। जो हमारा लीवर होता है उससे पित्त और अग्नाशय से एंजाइम्स यहाँ भेजे जाते हैं, छोटी आंत में भेजे जाते हैं। बड़ी आंत, ये जल और लवणों का अवशोषण करती है। अपचित भोजन को ठोस रूप में बदलती है। मलद्वार, मलद्वार क्या होता है? जब हम भोजन करते हैं तो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, वो मलद्वार में होती है। ठोस अपशिष्ट मल को शरीर से बाहर निकालना एनस का काम होता है, मलद्वार का काम होता है। ये हमारा डायग्राम, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ हम खाना खाते हैं ये है, यहाँ हमारा लार बनता है और ये लिवर है, छोटी आंत,
ये हमारा स्टमक, ये ग्रास नली और ये है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ यहाँ बनती हैं और ये है ग्रसनी, फेरिंग्स। यह है श्वास नली। ये है एनस, गूदा द्वार या मल द्वार भी हम कहते हैं इसको। ये अपशिष्ट भोजन को बाहर निकालने में मदद करती है, देख सकते हैं।